कॉस्मिड वेक्टर। कॉस्मिड क्या होता है? बैक्टीरियल प्लाज्मिड को हमने लिया और वायरल फेज, फाज वायरल के फेज को लिया, दोनों को मिला दिया। मतलब बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया और कुछ पार्ट वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस का कुछ पार्ट लिया और दोनों को मिला दिया, तो ये तैयार हो जाएगा कॉस्मिड वेक्टर। अब क्या क्या लेना है? हमें लेना है प्लाज्मिड वेक्टर का ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट, और लेमडा फाज, जो लेमडा फेज है उसका हमें लेना है कॉस साइट। कॉस साइट इज द कोहेसिव साइट जो कि सेल की मतलब पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों चीजों को मिला के हमारा बनता है कॉस्मिड। ठीक है, तो कॉस्मिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड वायरल फाज। तो इट्स रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड लेकिन पैकेज्ड लाइक फाज लेमडा। तो दो क्वालिटी आ गई इसमें कि ये रेप्लिकेट तो हो सकता है प्लाज्मिड उसकी तरह, बैक्टीरियल प्लाज्मिड की तरह, लेकिन आपका पैकेज भी हो सकता है फाज लेमडा की तरह। यहाँ लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी क्लोन्ड यूजिंग कॉस्मिड। क्यों बनाया है इसको? क्योंकि इसको लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट हम लोग इसमें डाल सकते हैं। साथ में आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएगा बैक्टीरिया का। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक जनरल इसका एग्जाम्पल कैसे होता है कॉस्मिड। ये कॉस साइड यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज कॉस साइड। पॉलीलिंकर मतलब यहाँ पे ढेर सारे आप अपने जीन्स वो जोड़ पाएंगे। फिर यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉल E1 मतलब कि इकोलाई वाले से लिया गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो यहाँ पे दिया है। साथ में यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन लगा दिया है। ठीक है, तो जनरल ओवरऑल तो स्ट्रक्चर प्लाज्मिड का सेम ही रहता है, सब में आप चाहे जिसमें देखेंगे सब में वही चीजें मिलेंगी, लेकिन कौन सी चीज क्या ऐड हुआ है वो देखने वाली बात होती है उसमें। तो यहाँ पे जो बना आपका फाइनल एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ लेमडा फेज बेस्ड वेक्टर इज द कॉस्मिड। कॉस्मिड जैसे कि बताया हाइब्रिड है बिटवीन फास्ट डीएनए मॉलिक्यूल एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ये पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। एंड देयर डिजाइन सेंटर्स ऑन द फैक्ट दैट एंजाइम्स पैकेज द लेमडा डीएनए मॉलिक्यूल इनटू फाज प्रोटीन कोड नीड ओनली द कॉस साइट इन ऑर्डर टू फंक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि फास्ट डीएनए उसमें वो है द इन विट्रो पैकेजिंग works out only when lambda genomes but also with any molecule carries site 37 to 52 kilobase pair of DNA। तो यहाँ पे जो है कि इतने साइज का डीएनए 37 to 52 किलोबेस पेयर ऑफ डीएनए हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। इट कंटेन्स अ कॉस साइट। इट आल्सो नीड ए सिलेक्टेबल मार्कर जो कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला मार्कर है, and a plasmid origin of replication. So they can replicate as plasmid if they have suitable origin of replication, and they can also package like phage capsids which allows foreign genes to be transformed into the cells by transduction। तो दोनों ही एक तरीके से प्रॉपर्टी आ गई इसमें। और कॉस्मिड लैक ऑल लेमडा जीन्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस प्लैक्स। तो ये जो आप मैंने बताया था कि प्लेट के अंदर बैक्टीरियोफाज को ग्रो करते हैं तो उसके अंदर बड़े आसानी से उसको देख पाते हैं, वो चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। स्टीक कॉलोनीज आर फॉर्म्ड ऑन सिलेक्टिव मीडिया जस्ट एज द प्लाज्मिड वेक्टर। तो कॉलोनी जैसे बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म होती है वैसे ही ये कॉस्मिड भी आपको दिखाई देता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एडवांटेजेस क्या हैं। इसका एडवांटेज क्या है कॉस्मिड का एज ए वेक्टर? दे हैव हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। इसकी इफिशियंसी बढ़ गई। ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लाज्मिड के चुनाव में। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए तो हमें हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी वाले वेक्टर को चुनना पड़ता है। तो ये दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए। Also, they can carry a 45 kilobase pair of insert and compared to 25 kilobase pair carried by plasmids and lambda phase। तो यहाँ पे एक रेंज दे रखा है कि कितने साइज का डीएनए और
प्लाज्मिड और लेमडा उसका डाल सकते हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, दे कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 50 केबी ऑफ द एंसर्स। 50 केबी से ज़्यादा आप इसमें डीएनए को नहीं डाल पाएंगे। तो ये एक ओवरऑल इसका जनरल पिक्चर है, वो आप दे सकते हो। क्या क्या लिख सकते हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। M13 फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने दिखाया आपको कि ये काफी बार पूछा गया है और लॉन्ग में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो M13 इज ए फिलामेंटस F1 फाज, बिलोंग्स टू द फैमिली फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज वायरस एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी इन्फेक्ट्स ई कोलाई। सेल कंटेन ए पाइलस। पाइलस क्या होता है? जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने वाला वो होता है ना। तो वहां पे एक वो बनता है और सिलेक्टिव इन्फेक्ट द विद इन द एफ प्लाज्मिड एफ प्लस। तो होस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है, ये सिर्फ ई कोलाई को ही इफेक्ट करेगा और साथ में क्या करेगा, उस ई कोलाई को जिसके अंदर पाइलस, जिसके अंदर एफ प्लस सेल होगी, एफ माइनस वाले को नहीं करेगा, है ना। ये सिलेक्टिव आप उसको कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। इसका जीनोम आप लोग देख पा रहे हो, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसमें। जीनोम यहाँ पे देखिए सिंगल स्टैंडर्ड, वहां पे सारा जीनोम डबल स्टैंडर्ड में था, तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। जीनोम लेंथ इसकी 6407 बेस पेयर। कैप्सिड, कैप्सिड कॉन्स्टेंट्स, कैप्सिड ऑफ द M13 फाज imposes constant size of foreign DNA that can be ligated with the phage molecule. Suitable size for proper packaging 38 to 51 kilo base pair, allowing 2.5 kilo base pairs of exogenous DNA to be cloned by the M13 phage. तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग अपना डीएनए इंसर्ट कराते हैं वो 38 to 51 किलो बेस पेयर का है, जिसमें हम आराम से 2.5 केबी का एक्सोजिनस डीएनए हम लोग इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। जीनोम इज इनकैप्सुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 2700 कॉपीज ऑफ मेजर प्रोटीन P8। तो यहाँ पे ये प्रोटीन जैसे आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ पे इसका P8 प्रोटीन होगा, जो कि ये जो बना है पूरा वॉल P8 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वही चीज बता रहा है ये कि जीनोम के अंदर 2700 कॉपी होती है, जिससे मेजर कोटिंग प्रोटीन उसकी P8 बन जाती है। और इसके बाद 5 कॉपीज होती है अलग अलग, बाकी सारों की कम कॉपी होगी। 5 कॉपीज ऑफ 4 डिफरेंट माइनर प्रोटीन कोट। कौन कौन सी? P3 एंड P6 एट वन एंड, P7 एंड P9 एट द अदर एंड। ठीक है। जीन्स कोड्स फॉर टोटल 10 जीन्स, जिसे कि हम लोग न्यूमेरल्स में 1 to 10 इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो टोटल 10 जीन पाया जाता है। जीनोम कैरेक्टरिस्टिक्स में सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सर्व एज जेनेटिक मटेरियल फॉर फाज, और जैसे मैंने बताया 6400 बेस पेयर का ये जीनोम इसमें पाया जाता है। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, मतलब आपने पहले तो स्ट्रक्चर बता दिया, उसको एक फिगर बता दिया कि ये ऐसे फिलामेंटस शेप का होता है, इसका जीनोम का साइज ये होता है, इसकी प्रोटीन का कोड जो है 5 कॉपीज, मतलब ये सबसे ज्यादा कॉपीज 2700 कॉपीज P8 प्रोटीन की लगी होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 2700 कॉपी सिर्फ आपका P8 प्रोटीन का होता है, बाकी सारों के जो कम होते हैं 5 कॉपीज लगभग लगे हुए होते हैं। 10 जीन होता है इसके अंदर, और इस टाइप से अलग अलग उसको आपने समझा दिया। फिर यहाँ पे आपने वायरस की लाइफ साइकिल दिखाई, तो सेम वैसे वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है? पहले वो आएगा, बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा, फिर अपना डीएनए उसके ऊपर डालेगा, और फिर धीरे धीरे वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, और वो इंटीग्रेट करने के बाद उसकी मशीन पे कब्जा कर लेगा, मशीनरी पे, और उसके बाद अपना वो बनाने लगेगा। सेम वैसे ही इसमें भी वैसे ही चीज हो रही है, लेकिन ये सिंपलर है, सिंपलर देन टू लेमडा वेक्टर। लेमडा वेक्टर से ये सिंपल होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है। इंटायर लाइफ साइकिल इज रिलेटिवली शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटी होती है, विद इन 10 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है अर्ली फाज प्रोजेनी
एंट्री ऑफ बैक्टीरियल होस्ट, तो यहाँ पे एंट्री कैसे होती है? थ्रू एफ पाइलस ऑफ द होस्ट इकोलाई। जो एफ पाइलस वाला सेल होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक वो बना हुआ है, मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको एक वो दिख रहा होगा। तो वायरस क्या करता है, यहाँ पे अपना ये एफ पाइलस है, इसके अंदर जाके बैठता है, इसके ऊपर जाके बैठेगा। मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे एफ प्लस वाला होगा उसी के ऊपर ये एक्ट करेगा। तो वहां पे क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि ये वही जाके बैठेगा। अगर नहीं बैठेगा, नहीं साइट होगी, तो ये उसके ऊपर नहीं बैठेगा और ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट इज पर्टिकुलरली इन्फेक्ट द एफ प्लस ई कोलाई सेल। फिर यहाँ पे बाइंडर कोड प्रोटीन FP3, अब यहाँ पे ये अटैच करेगा किससे? P3 वाले कोड प्रोटीन से, और वहां पे फिर अटैच करने के बाद अपना डीएनए इसमें इंसर्ट करा देगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसने इंसर्ट करा दिया अपना डीएनए। देन डीपॉलीमराइजेशन, अब इसके अंदर अपनी रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि होस्ट टॉल ए प्रोटीन इनिशिएट द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ फाज ग्रोथ प्रोटीन, और इस टाइप से ये डीपॉलीमराइज होके, डीपॉलीमराइज का मतलब हो गया, पॉलीमराइजेशन का मतलब उसमें जुड़ना, डीपॉलीमराइजेशन का मतलब अलग अलग होना। तो डीपॉलीमराइज होके क्या होगा कि ये अपना उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। उसके जब ये इसके मटेरियल जो है अलग अलग खुल जाएंगे सारे के सारे, वो डीपॉलीमराइज होके जाके इसके डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। तो जीनोम एंट्री क्या है इसकी? डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये इसका, वो आएगा और अंदर फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जाएगा, कन्वर्ट होगा, और फिर वो उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड कोटेड पीबी प्रोटीन डाइमर्स सब सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर फाज, और उसके बाद अलग अलग रिएक्शंस होंगी, जिसमें P5 इज रिप्लेस्ड विद P8 इन द चैनल फॉर्म्ड, मेच्योर फाज पार्टिकल आर असेंबल, मतलब असेंबलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर ये इसके बाद अपना उसके साथ जुड़ जाएगा और अपना मटेरियल बनाना शुरू कर देगा। तो ये ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल की मैकेनिज्म है। पहले M13 वायरस अगर इन्फेक्ट करेगा तो विद इन 10 मिनट्स ये होस्ट को इन्फेक्ट कर देगा। किस होस्ट को करेगा? जिसके अंदर F प्लस होगा, और F प्लस वाले उसके ऊपर ये जाके बैठ जाएगा। फिर इसका डीएनए आपका क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है, वो अंदर आएगा और डीपॉलीमराइजेशन रिएक्शन शुरू होगी। सिंगल स्टैंडर्ड फिर डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा, कहीं से? वो उसके साथ मैच कर जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए के साथ, और फिर उसके बाद ये उसकी पूरी मशीन पे कब्जा कर लेगा, मतलब अपना एक कंट्रोल कर लेगा, और उसके बाद अलग अलग प्रकार की प्रोटीन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। P5 विद रिप्लेस्ड विद P8, P1, P11, अलग अलग प्रोटीन जो इसकी जरूरत है सेल प्रोटीन कोड की, वो बनाना शुरू कर देगा। और इसके बाद विदाउट किलिंग द होस्ट सेल ये रिलीज करेगा, मतलब और वाले में आप देख पा रहे हैं कि वो फट जाता है, लाइसिस हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो उसको रिलीज करेगा विदाउट किलिंग द होस्ट सेल। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? M13 फेज द क्रॉनिक फेज रिलीज ऑफ प्रोजेनी विदाउट लाइजिंग द होस्ट सेल, प्रोजेनी रिलीज होगी विदाउट लाइजिंग द होस्ट सेल। इन्फेक्शन कॉजेस टर्बिड प्लाक्स, ये रियल पिक्चर है। यहाँ पे आप DHF5 अल्फा, DHF5 अल्फा जो है एक स्ट्रेन का नाम है इकोलाई का, ये सबसे कॉमन स्ट्रेन है जो लैब में यूज किया जाता है। तो वहां पे जब हम इसको इन्फेक्ट कराएंगे तो आप प्लेट में धब्बे टाइप में देख पा रहे हो, ये जो धब्बे हैं प्लाक्स जो है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट धब्बे जो दिख रहे हैं आपको, यही है इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन आपको टर्बिड प्लाक्स इन इकोलाई विद इंटरमीडिएट ओपेसिटी कंपेयर टू द रेगुलर लाइसिस प्लाक्स, इन्फेक्टेड शो डिक्रीज द रेट ऑफ सेल ग्रोथ। तो यहाँ ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो किया है, जब व्हाइट वाला है वो ज्यादा ग्रो किया है। जहां जहां ये बैक्टीरिया कम ग्रो किया है, बैक्टीरिया मतलब इकोलाई, तो वहां पे क्या है? वो स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड, वहां पे ज्यादा ग्रोथ आपकी इस वाले वायरस की है। ये व्हाइट वाला सारा बैक्टीरिया है और ये जो ये वाला है बीच में आपके सारे वायरस हैं। तो इस टाइप से ये साथ में बैक्टीरिया के साथ ही ये ग्रो कर सकता है और साथ में उसको लाइसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेप्लिकेटिव फॉर्म M13 exists in a single and double stranded replicative form following infection of host E. coli। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रेप्लिकेटिव फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ M13। तो RF फॉर्म जो रेप्लिकेट्स है अनटिल द 100 कॉपीज इन द सेल, ये तब तक रेप्लिकेट करता है जब तक कि सेल के अंदर 100 कॉपीज लगभग ना बन जाए, 100 कॉपीज बन जाए, और उसके बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट और एम्पलीफाई करने के बाद उसको वो करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हमने क्या क्या देखा, एक M13 फेज का पूरा स्ट्रक्चर देखा कैसे वो होता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल देखी कि वो बैक्टीरिया के ऊपर कैसे बैठता है, अपना DNA डालता है, उसके बाद वो चीजें चलती हैं। अब इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस, वही जनरल चीजें, यूटिलाइज इन द रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसेस। कुछ चीजें इसमें ऐसी चीजें कॉमन है कि आप उसको सब में डाल सकते हो। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट फॉर्म होता है, तो वाइडली यूज्ड इन द जनरेटिक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट, ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होता है, तो इसको एज ए टेम्पलेट भी यूज किया जाता है। क्यों, टेम्पलेट का मतलब कि जिसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड बन सके, है ना, टेम्पलेट का मतलब तो वही हुआ। तो हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड को एज ए टेम्पलेट लेते हैं कहाँ पे, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, या फिर डीएनए साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, या फिर अदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो जहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडीज करनी है, रिसर्च वगैरह करनी है, सीक्वेंसिंग करके मतलब पता करना है कि डीएनए का कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड कैसे लगे हुए हैं, वो सब कुछ इसमें से हेल्प से पता चल जाता है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में बहुत काम होता है इसका। M13 इज कॉमनली यूज एज वेक्टर फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस बाय द फाज। फिर इसके बाद साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ये क्या चीज है, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होती है कि स्पेसिफिक म्यूटेशन, बड़ा सा आपका डीएनए है और उसके ऊपर कोई साइट है, वहां पे आपको म्यूटेशन कराना है, मतलब सारों पे नहीं कराना है, एक खास साइट पे कराना है। तो म्यूटेशन कराना है तो चेंज वगैरह करते हो, वो न्यूक्लियोटाइड में कई प्रकार से हो सकते हैं, केमिकल के रूप से हो सकता है, यूवी रेज मॉडिफाई कर सकती है, यहाँ पे इसको यूज करके भी आप कर सकते हो। और ऐसा कर सकते हो कि साइट जहां चूज भी कर सकते हो कि हमको इसी साइट पे चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं चाहिए, तो वो चीज इसमें आप कर सकते हो। तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। फिर क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, आप क्लोनिंग का मतलब कि नंबर्स बढ़ाने हैं आपको, है ना, वो भी कर सकते हो। साथ में एक्सप्रेशन करना है, मतलब प्रोटीन भी बनवाना है, मतलब नंबर्स तो बढ़ाए जीन का, साथ में प्रोटीन भी, आप वो जीन क्या प्रोटीन बना रहा है वो भी बनाए, तो वो भी चीज इसमें आप कर पाओगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना सकते हो। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, सिलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है, ये एंटीजन होता है जो फॉरेन पार्टिकल होता है, कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उस टाइप से बायोलॉजिकल पार्टिकल आता है, तो एंटीजन, उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, दे आर प्रोटीन्स। और जब एंटीबॉडी ज्यादा होती है तो उसको हम लोग वैक्सीन वगैरह की तरह यूज भी कर सकते हैं, मतलब कई चीजें होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप कॉमनली यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विद द स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को भी आप बनवा सकते हो कि वो इन्फेक्टिव ना भी हो और साथ में काम भी कर जाए, है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज को पहचान के ही वैक्सीन वगैरह आगे काम करती है, हमारी सेल उसको पहचानेगी और उसी टाइप की वो बनाएगी। तो यहाँ पे वो चीज हो सकती है। साथ में ये फाज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पावर टू स्टडिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, नॉवेल लिगेंड, नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जा रहा है। इसका जीनोम साइज बहुत कम है, क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि इसका जीनोम साइज 10 लेस देन इन साइज, जनरली लेस टॉक्सिक टू द होस्ट सेल कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ वेक्टर, ये लेस टॉक्सिक है, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट काम कर देता है। इसका RF कैन बी प्यूरिफाइड एंड मैनिपुलेटेड लाइक प्लाज्मिड। RF क्या होता है, रेप्लिकेटिव फॉर्म्स, मैंने बताया था सिंगल स्टैंडर्ड जाएगा वो डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेप्लिकेट करेगा। तो उस जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डीएनए, compatible with the blue white screening method, which is colorimetric assay, relatively long DNA insert making them suitable for cloning larger fragments, some other vector system। तो लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स को इसमें डाल के हम लोग वो कर सकते हैं, और ब्लू व्हाइट सिलेक्शन वाला भी इसमें होता है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलोरीमेट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस, काफी सारे एडवांटेजेस जो है इसके हैं।
प्लाज्मिड और आर्टिफिशियली, मैंने बताया था कॉस्मिड में क्या होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, वायरल कौन वायरल लैम्डा फाज। लेकिन अगर हम उसको M13 फाज कर दें तो ये तैयार हो जाएगा फाजमिड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मिड एंड फाजमिड। तो इट कंटेन्स इनकोडिंग सिलेक्शन मार्कर, रिकॉग्निशन साइट फॉर डिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सेम वैसे ही सारी चीजें सेम ही होंगी। फाज कोटेड कोड प्रोटीन, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द M13 बैक्टीरिया फाज ऑफ F1 फेज। वहां पे हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां से लिया था, बैक्टीरिया से लिया था। यहाँ पे हम लोग M13 वाले F1 फेज वाले स्टेज वाले को ले रहे हैं। ऑन द टाइप ऑफ फाजमिड, प्राइमरली इट यूज एड ए क्लोनिंग वेक्टर, सबसे इसको जनरली क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब कि नंबर कॉपीज बढ़ाना है, लेकिन इसको हम लोग सीक्वेंसिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, ये सारे की तरह भी यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करके। फिर प्लाज्मिड में जो है सिंगल स्टैंडर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट एज ए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट होता है, लेकिन पैकेज होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरल पार्टिकल। जो सिंगल स्टैंडर्ड वायरल पार्टिकल कौन सा है, M13। जनरली हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड वाला डीएनए पाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है M13 का। तो यहाँ पे जो आपका प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट होता है प्लाज्मिड की तरह, लेकिन पैकेज होता है उसका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो उसका है वो फाजमिड, इसका M13 फाज की तरह। फिर यहाँ पे आईजी रीजन भी पाया जाता है जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है, सिग्नल वगैरह टाइप में प्रोवाइड करने में, वो भी रीजन इसमें देखे जाते हैं, इंटरजेनिक रीजन। फिर लैक जेड जीन विद MCS साइट, लैक जेड जीन मैंने कई बार बताया है, लैक्टोज वाला जो हम लोगों ने देखा था, वो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन के लिए जो जीन देखा था। विथ इन प्लाज्मिड टिपिकली इंक्लूड्स अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट अलाउइंग efficient cloning and blue white screening of the colonies। तो वो साइट पाया जाएगा, तो यहाँ पे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है और इंडिविजुअल लैग जीन प्रमोटर, ठीक है, और ब्लू व्हाइट सिलेक्शन जो है वो कर पाओगे। तो इसलिए ये काफी एडवांटेजेस है फाजमिड के भी, क्योंकि इसमें M13 वाला है, तो इस टाइप से इसके काफी एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड और डाल दी है, ये फाजमिड का मैंने बहुत छोटा सा बनाया था आपको, क्योंकि इसमें अभी पूछा नहीं गया कॉस्मिड वर्सेस फाजमिड, ये भी डिफरेंस अभी पूछा नहीं गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने छोटा सा एक टेबल यहाँ बनाया हुआ है, आप देख पाओगे कि डिफिनीशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट साइट, इंसर्ट, क्लोनिंग इफिशियंसी, रेप्लिकेशन, ये सारी कुछ चीजें इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हाइब्रिड विद वेक्टर प्लाज्मिड एंड लेम्डा फाज वेक्टर, जबकि यहाँ पे प्लाज्मिड विद M13 फाज वेक्टर। ये यहाँ पे बैकबोन क्या होगी, लेम्डा फाज के एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि लेम्डा फाज से बना हुआ है। इसमें बैकबोन क्या होगा, M13 फाज के एलिमेंट, जो प्रोटीन वाली कोट होगी वो सब इसके अंदर पाई जाएगी। यहाँ पे कॉस साइट पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस साइट नहीं पाया जाएगा। दे रिलायज ऑन द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है उसके ऊपर M13 फाज जो है डिपेंड करता है, जबकि कॉस्मिड जो था उसके अंदर कॉस साइट पाई जाती है फाज फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इंसर्ट साइज, मीडियम साइज डीएनए इंसर्ट्स, यहाँ पे लार्ज साइज डीएनए इंसर्ट पाया जा रहा है। क्लोनिंग की इफिशियंसी, इफिशियंट पैकेजिंग, जबकि ये सुटेबल है ये सुटेबल है मीडियम साइज के लिए कॉस्मिड, जबकि ये फाजमिड आपका लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए सुटेबल है। रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड विद इन द होस्ट सेल, जबकि ये रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड विद इन द होस्ट सेल, दोनों ही सेम आपका रेप्लिकेट कर सकता है जैसे वो करता है। लाइब्रेरी के लिए मीडियम साइज जीनोमिक लाइब्रेरी जो है कॉस्मिड यूज करता है, इसमें लार्ज डीएनए लाइब्रेरी आप बना सकते हो प्लाज्मिड के अंदर। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के उदाहरण दे दिए हैं कुछ। तो ये ओवरऑल इसका वो था। एक ये स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन M13 वर्सेस लेम्डा वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, M13 जो है उसकी फैमिली अलग है, ये दोनों वायरस होते हैं लेकिन फैमिली इनकी अलग अलग है।
दिस इज फिलामेंटस फाज M13। तो यहाँ इन वायरिडी फैमिली का पाया जाता है। दिस इज सिफोरिडी फैमिली, फैमिली अलग है दोनों की। ये टेम्परेट फेज है। जीनोम इसका सिंगल स्टैंडर्ड है, उसका डबल स्टैंडर्ड है। रेप्लिकेशन नॉन लाइटिक, हम लोगों ने देखा था लाइसिस नहीं होती इसके अंदर, जबकि इसके अंदर डुअल लाइफ साइकिल चलती है, टेम्परेट और लाइटिक। जब जरूरत होगी तो ये लाइसोजेनिक में भी जा सकता है और नहीं तो फिर लाइटिक में भी जा सकता है, ब्रेक करके सेल को बाहर निकल सकता है। तो इसका हम लोग क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर इसका भी क्लोनिंग के लिए और लाइब्रेरीज बनाने में यूज करते हैं। नॉन लाइटिक है तो इसको हम लोग बिना सेल को मारे भी यूज कर सकते हैं, जो होस्ट सेल उसको मारने की जरूरत नहीं है, जबकि इसको उसको लाइटिक सेल को मारना ही पड़ेगा इन द केस ऑफ लिम्डा फेज। इंटीग्रेशन विद द जीनोम ऑफ द होस्ट, ये इंटीग्रेट नहीं करते हैं जीनोम के साथ। M13 फेज विल नॉट इंटीग्रेट विद द होस्ट जीनोम, जबकि ये लाइसोजेनिक में जा सकते हैं। लाइसोजेनिक का मतलब ही होता है कि आपका वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। इसकी कैपेसिटी M13 की स्मॉलर डीएनए इंसर्ट्स को, जबकि ये लार्जर डीएनए इंसर्ट्स को करने के लिए भी सुटेबल है।